हेलो स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10th के एनसीईआरटी के बायोलॉजी चैप्टर 8 हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस को पढ़ने जा रहे हैं। इसमें हम ये पढ़ेंगे कि एक ऑर्गेनिज्म या फिर एक कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने जैसे ही कोई दूसरे ऑर्गेनिजम्स को कैसे प्रोड्यूस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में पहला हमारा लेक्चर है दैट हाउ लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस and why the reason behind that why living organism reproduce living organism reproduce कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, इसके पीछे का रीज़न क्या है। तो इसका पीछे का रीज़न ये है फॉर द कंटिन्यूएशन ऑफ स्पीसीज, मतलब अपने स्पीसीज के कंटिन्यूएशन के लिए। अगर वो रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे तो उनका कोई स्पीसीज अर्थ पे नहीं बचेगा और वो धीरे धीरे करके सारे ख़त्म हो जाएंगे, एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। हमारा इसमें पहला टॉपिक है डू ऑर्गेनिज्म क्रिएट एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ देमसेल्व्स, मतलब क्या लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है वो हूबहू अपने जैसे ही दूसरे ऑर्गेनिजम्स क्रिएट करते हैं या नहीं, ये एक क्वेश्चन है। तो हम पहले इस क्वेश्चन के आंसर तक इस आंसर तक पहुंचने से पहले हम ये जानेंगे कि हमने क्लास 9th में ये पढ़ा था अबाउट डीएनए। द डीएनए इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ ए सेल और डीएनए इज़ द हेरिडिटी मटेरियल। डीएनए हमारा हेरिडिटी मटेरियल होता है जो हमेशा एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र होता है और वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हमारे बॉडी का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है, हमारे सेल का बहुत इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है, क्योंकि डीएनए जो होता है वो इन्फॉर्मेशंस देता है हमारे सेल को। अगर हमारे शरीर में किसी भी तरीके का प्रोटीन बनना है तो वो उसके लिए जो इन्फॉर्मेशन होता है वो डीएनए के थ्रू ट्रांसफ़र होता है। इसमें हम डीएनए का फुल फॉर्म देखते हैं। डीएनए का फुल फॉर्म क्या है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये आप याद रखना। वो डीएनए जिस चीज़ से बना है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड से, इसलिए उसका फुल फॉर्म उसको उसी के बेसिस पे डीएनए नाम दिया गया। अब हम देखेंगे डीएनए जो होता है वो सेल है, हमारा ये सेल है। सेल के अंदर न्यूक्लियस है। अब ये न्यूक्लियस के अंदर में डीएनए प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस के अंदर में होता है क्रोमोसोम होते हैं थ्रेड के जैसे। फिर क्रोमोसोम के अंदर कौन होता है? डीएनए। और फिर डीएनए के बाद होता है जीन जो होते हैं आर द सेगमेंट्स ऑफ डीएनए। डीएनए के सेगमेंट्स होते हैं एंड डीएनए आर द सेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम। और क्रोमोसोम जो होते हैं फाइबर के फॉर्म में, क्रोमेटिन के फॉर्म में न्यूक्लियस में रहते हैं सेल के। और डीएनए जो होता है वो हमारा प्रोटीन बनाने का शरीर में काम करता है। मतलब अगर हमारे शरीर को किसी भी प्रोसेस को परफॉर्म करना है, किसी भी तरीके का प्रोटीन बनाना है उस प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए, तो उसके लिए जो इन्फॉर्मेशन होता है, मैसेज होता है, वो डीएनए देता है। इसलिए डीएनए बहुत ही ज़रूरी है। और डीएनए क्या करता है? ट्रांसफ़र ऑफ कैरेक्टर का। डीएनए के कारण हमारा जो होता है कैरेक्टर ट्रांसफ़र होता है फ्रॉम पेरेंट टू नेक्स्ट जनरेशन, दैट इज प्रोजेनी में ट्रांसफ़र होता है। हमारा सेल जब भी डिवाइड होता है, जब भी कोई डिवाइड होता है तो पहले उसका जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस ये न्यूक्लियस पहले सेल के अंदर में से डिवाइड होना स्टार्ट होगा। और ये सिर्फ न्यूक्लियस के बटने से, अगर इसमें से सिर्फ एक न्यूक्लियस निकल जाए तो एक न्यूक्लियस के बटने से पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म नहीं हो जाता ये। और ये सेल नहीं रहता, ये सर्वाइव नहीं कर पाएगा। सिर्फ न्यूक्लियस रहेगा तो ये सर्वाइव नहीं कर पाएगा। इसलिए इसके लिए क्या होता है कि पहले न्यूक्लियस डिवाइड होता है, फिर न्यूक्लियस के बाद धीरे धीरे साइटोप्लाज्म भी डिवाइड करना स्टार्ट कर देता है और फाइनली ये 2 सेल बना लेते हैं और ये दोनों सर्वाइव करते हैं। तो इसमें क्या हुआ कि जेनेटिक मटेरियल और डीएनए जो सेल अपैरेटस है वो भी ट्रांसफ़र हुआ, जिसके कारण ये दोनों सेल सर्वाइव करेंगे और दोनों का कैरेक्टर भी ट्रांसफ़र हो गया है और साथ ही साथ डीएनए भी चल गए हैं दोनों में इक्वल अमाउंट में, ये इसमें बताया गया है। इसलिए डीएनए कॉपिंग जो होता है वो बहुत ही ज़रूरी होता है। इसी में बोला जाता है कि क्या ऑर्गेनिज्म एग्जैक्ट कॉपीज क्रिएट करते हैं एक दूसरे के? तो हम बोल सकते हैं कि जब भी कोई डीएनए एक दूसरे से सेपरेट होता है तो वो ज़रूरी नहीं है कि पूरा यूनिफॉर्मली सेपरेट हो।
और इसमें कोई वेरिएशन नहीं हो। मतलब जैसा डीएनए यहाँ 100% है, एकदम मतलब फोटो कॉपी एकदम वैसे ही डीएनए एकदम यहाँ शेयर नहीं होता। इसमें कुछ ना कुछ 1 to 2% डिफरेंसेस ज़रूर होते हैं, या फिर 0.000% होंगे, लेकिन कुछ ना कुछ डिफरेंसेस होते हैं। इसलिए हमेशा जब हम आप अपने सराउंडिंग में जो भी ऑर्गेनिजम्स को देखते हैं, उसमें क्या होता है कि हमें ऑर्गेनिजम्स सिमिलर दिखते हैं, बट वो मे नॉट बी आइडेंटिकल, लेकिन वो एकदम हूबहू एक जैसे नहीं होते हैं, आइडेंटिकल नहीं होते हैं। आइडेंटिकल मतलब हम बोल सकते हैं यहाँ कि वो सिमिलर होते हैं। सिमिलर मीन्स 90 टू मतलब 90 to 99% तक सिमिलर एक जैसे दिखेंगे, बस 1% डीएनए में चेंज होने के कारण वो आइडेंटिकल पूरे नहीं दिख पाते हैं, एक जैसे नहीं दिख पाते आइडेंटिकल, ये होते हैं। इसलिए जब भी हम ऑर्गेनिज्म बनते हैं एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिजम्स, तो उनमें डिफरेंसेस होते हैं, चाहे वो बहुत ही कम 0.0001 हो या फिर 1% डिफरेंसेस हो, लेकिन डिफरेंसेस होते हैं, एग्जैक्ट कॉपीज नहीं बनते। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक, द इम्पोर्टेंस ऑफ वेरिएशन। इसमें बोला जा रहा है कि वेरिएशन का महत्व क्या होता है हमारे जीवन में, जो भी वेरिएशंस होते हैं ऑर्गेनिजम्स में उसके। तो पहला पॉइंट आता है इसमें, वेरिएशंस जो है वो सर्वाइवल के लिए बहुत ही ज़रूरी है। सर्वाइवल के लिए अगर हमारे डीएनए में चेंजेस होंगे तो हम दूसरों से अलग होंगे, दूसरे हमारे स्पीसीज़ के अंदर में जितने भी अलग इंडिविजुअल्स हैं हम उससे अलग होंगे। और अगर कोई एडवर्स कंडीशन आता है, तो अगर हमारे अंदर जो डिफरेंसेस है, वेरिएशन है, वो पॉजिटिव वेरिएशंस हैं, तो हम उसमें सर्वाइव कर जाएंगे, और जिनमें वो वेरिएशंस नहीं हैं वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। वेरिएशंस के कारण सर्वाइवल आता है। इसी को इस बुक में, इस पैरा में एक्सप्लेन किया गया है विद द एग्जाम्पल ऑफ बैक्टीरिया that if there were a population of bacteria living in temperate waters, and if water temperature were to be increased by global warming, most of these bacteria would die, but few variants resistance to heat would survive and grow further. Variation is thus useful for survival of the species over time. इसलिए बोला जाता है कि जब बैक्टीरिया का ग्रुप है, अगर हम उसमें अचानक से कोई टेम्परेचर बढ़ जाए तो उसमें से मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया जो है मर जाएंगे, लेकिन उसमें जो कुछ जो बैक्टीरियाज है जिनमें चेंजेस हैं वो बच जाएंगे। इसलिए वेरिएशन बहुत ही यूज़फुल है सर्वाइवल ऑफ द स्पीसीज ओवर टाइम टू टाइम, ताकि वो जिंदा रहे और वो रिप्रोड्यूस कर पाए और वो अपने स्पीसीज का कंटिन्यू रख पाए जनरेशन टू जनरेशन। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन यूज्ड बाय सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स। मतलब जो सिंगल सेलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिसमें कोई ऑर्गेन टिश्यू नहीं होता, जिसमें सिर्फ सिंगल सेल होता है, सिर्फ एक सेल होते हैं उसमें न्यूक्लियस, बस एक ही सेल सारे फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, वो एक ही सेल पे ही जिंदा रहते हैं, इनमें कोई ग्रुप ऑफ सेल्स नहीं होता है। तो इसमें हम देखते हैं हमारे एक्टिविटी दिए हुए हैं, एक्टिविटी 8.1 और 8.2। तो एक्टिविटी 8.1 में बोलते हैं कि डिजॉल्व about 10 gram of sugar in 100 ml water and take 20 ml of this solution in a test tube and add a pinch of yeast granules। 10 ग्राम ऑफ शुगर लेना है, 100 ml वाटर में घोल देना है, फिर उसमें हमें ईस्ट डालने हैं, ईस्ट के थोड़े से ग्रेन्यूल्स डालने हैं। ईस्ट क्या होता है? फंगी, एक तरीके का फंगी है। पुट अ कॉटन प्लग ऑन द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब एंड कीप इट इन ए वार्म प्लेस। आफ्टर 1 or 2 hours put a small drop of yeast culture from the test tube on a slide, cover it with a cover slip over the slide under a microscope। मतलब थोड़े देर के बाद क्या करना है कि थोड़े से ईस्ट का कल्चर निकाल के, मतलब पहले तो जो ट्यूब में लिए हैं 20 ml ऑफ दिस सोल्यूशन उसमें ईस्ट डाल के उसको कॉटन प्लग से कवर कर देंगे। फिर 1 से 2 घंटे के बाद उसमें से ईस्ट को थोड़े से निकालेंगे, स्लाइड पे रखेंगे। स्लाइड जो होते हैं हमारे प्रैक्टिकल लैब वगैरह में उस पर रखेंगे और उसको कवर स्लिप से कवर करेंगे और उसको माइक्रोस्कोप से उसको सिर्फ एब्जॉर्ब, मतलब उसको ऑब्जर्व करना, देखना है कि उसमें क्या हो रहा है। फिर बोला है एक्टिविटी 8.2 में
Wet a slice of bread and keep it in a cool, moist, dark place. Observe the surface of the slice with a magnifying glass. Record your observation for a week. इस एक्टिविटी में बोला है कि हमें एक भीगा हुआ स्लाइस मतलब ब्रेड का टुकड़ा लेना है और उसे ठंडे और थोड़े नमी वाले जगह में, जहाँ अंधेरा हो, जहाँ लाइट नहीं आ रहा हो, वैसे जगह पे रखना है और उसके सरफेस, स्लाइस के सरफेस को देखना है मैग्नीफाइंग ग्लास से कि उसमें कुछ हो रहा है या नहीं। उस ऑब्जर्वेशन को हमें रिकॉर्ड करना है और फिर कंपेयर करना है कि ये सब चीज़ों में क्या हो रहा है, उसको देखना है ध्यान से। इसलिए बोले कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट द वेज इन विच ईस्ट ग्रोज इन द फर्स्ट केस एंड हाउ मोल्ड ग्रोज इन द सेकेंड। यानी कि जो सेकेंड वाला एक्टिविटी है उसमें मोल्ड ग्रो करेंगे और जो फर्स्ट वाला है उसमें तो ईस्ट ही है। इसी से हमें रिप्रोडक्शन के बारे में पता चलेगा कि वो लोग दोनों कैसे रिप्रोड्यूस कर रहे हैं और कैसे ग्रो कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे फिजन के बारे में, जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कैसे डिवाइड होते हैं, और फिर उसके बाद फिजन के बाद फ्रेगमेंटेशन देखेंगे, फ्रेगमेंटेशन के बाद रीजनरेशन, रीजनरेशन के बाद बर्डिंग देखेंगे। सारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के पार्ट्स कवर करेंगे, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन देखेंगे एंड द नेक्स्ट टॉपिक्स विल बी सो ऑन।